छात्रों, हर्ट्ज, लेनार्ड और मिल्कन ने फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब, जो विसर्जन नलिका, निर्वातित नलिका है, उसके अंदर जो प्लेटें हैं वो विभिन्न मेटल्स की ली, भिन्न भिन्न मेटल्स की ली, और उन पर आप देख रहे हैं यहाँ दो प्लेटें हैं। एक निर्वातित नलिका है, कांच की बनी हुई है, इसमें दो प्लेटें हैं P1 और P2। तो प्लेट P1 और P2 डिफरेंट मेटल्स की ली, और प्लेट P1 पर जो इंसिडेंट होने वाली लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी चेंज की, बदली, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे प्लेट P1 से, उनकी एनर्जी और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट परपथ में बह रही थी उसको मापा और रिजल्ट्स प्राप्त किए। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो उपकरण है वो हमने ये आपको दिखाया है। ये एक निर्वातित नलिका है जिसमें धातु की दो प्लेटें P1 और P2 हैं। प्लेट P1 और के सामने आप देख रहे हैं एक क्वार्ट्ज की विंडो है। इतना भाग कांच का ना होकर क्वार्ट्ज का है। ये क्वार्ट्ज का इसलिए है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो परावैंगनी किरणें यहां से डाली जा रही हैं, वो प्लेट P1 पर जो विकिरण है वो पूर्णतः इस प्लेट P1 पर आकर गिरे, किसी प्रकार का कोई अवशोषण ना हो, एब्जॉर्ब ना हो किसी तरह से इस विंडो के द्वारा, इसलिए क्वार्ट्ज की विंडो ली गई है। इन प्लेट P1 और P2 का संबंध एक अमीटर से और एक प्लग की लगा दी गई है। यहां देख रहे हैं आप, ये प्लग की लगी है, और साथ ही साथ इन प्लेटों का जो संबंध है एक कम्यूटेटर C और एक पोटेंशियल डिवाइडर से किया गया है। ये पोटेंशियल डिवाइडर है। पोटेंशियल डिवाइडर आपको पता है, जो धारा नियंत्रक है, रेजिस्टेट है, वो पोटेंशियल डिवाइडर की तरह से भी यूज होता है। यहां धारा नियंत्रक के साथ में एक बैटरी लगा दी गई और ये पूरा भाग जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर की तरह से काम कर रहा है। कम्यूटेटर और इस पोटेंशियल डिवाइडर की सहायता से प्लेट P2 पर अप्लाइड वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। साथ ही साथ प्लेट P1 और P2 के मध्य जो विभव, जो पोटेंशियल अप्लाई है, उसकी डायरेक्शन भी बदली जा सकती है। कितना पोटेंशियल लगा है इसका मान पढ़ने के लिए यहां एक वोल्टमीटर लगा दिया है। अब उन्होंने देखा कि इस प्लेट P1 पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी और निश्चित इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट किया उन्होंने इस प्लेट P1 पर। तो देखा कि यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट P1 से एमिट होने लगे। अब उन्होंने क्या किया, इस कम्यूटेटर में ये जो प्लग हैं XX, इनको लगा दिया, इनके प्लग लगा दिए, अर्थात ये इस तरह से हो जाएगा। देखिए, जब ये प्लग लगा देंगे और YY जो प्लग हैं वो अलग हैं, तो इस तरह से हो जाएगा ये परपथ। यहां ये कनेक्ट हो गया, यानी प्लेट P2 धनात्मक हो जाएगी और प्लेट P1 नेगेटिव हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा, देख रहे हैं आप, यहां से ये नेगेटिव हो गई और यहां ये पॉजिटिव, प्लेट P2 पॉजिटिव हो गई। तो इस स्थिति में ये प्लेट P1 से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंच जाते हैं और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मान मैक्सिमम हो जाता है।
फोटो इलेक्ट्रिक करंट P2 से P1 की ओर यानी इस पूरे परपथ में प्रवाहित होने लगती है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है अपने सैचुरेशन की कंडीशन में आ जाती है, अधिकतम मान को प्राप्त कर लेती है। अब इस स्थिति में प्लेट P2 के पॉजिटिव पोटेंशियल को इस पोटेंशियल डिवाइडर की सहायता से अगर बढ़ाया भी जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं होती है। इसका कारण क्या है? जैसे मान लेते हैं इस प्लेट P1 से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और वो 10 के 10 जो है इस प्लेट P2 पर जाने लगे सैचुरेशन की कंडीशन में। तो हम प्लेट P2 के धन विभव को कितना भी बढ़ा दें, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ जो एमिट इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 हैं, तो 10 के 10 पहुंच रहे हैं, तो धारा और आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट P2 पर पहुंचने लगे। इस स्थिति में अगर हम प्लेट P1 पर, उन्होंने देखा कि प्लेट P1 पर पहले से मान लिया दुगनी या अधिक, कहने का मतलब अधिक इंटेंसिटी का लाइट डालते हैं, जैसे दुगनी तीव्रता का प्रकाश इस पर डालते हैं, तो ये देखा जाता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान भी दुगना हो जाता है। तो ये एक निष्कर्ष निकला कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर है, अर्थात प्रकाश वैद्युत धारा का मान, इस प्लेट या आपतित प्रकाश की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। जो इस प्लेट P1 पर जो मतलब किसी भी मेटल की सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी इंटेंसिटी अगर बढ़ा देंगे तो उस मेटल से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट्स वो भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद इस कम्यूटेटर में ये जो प्लग थे YY वो लगा दिए और XX प्लग जो थे वो निकाल लिए। तो इस तरह से परपथ हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, ये प्लेट P2 P1 के सापेक्ष निगेटिव हो जाएगी। जब ये निगेटिव होगी, देख रहे हैं यहां, इस तरह से ये निगेटिव होगी, तो ये क्या करेगी, अब ये प्लेट P1 से एमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ये रिपेल करेगी। प्लेट P2 पर जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल इस पोटेंशियल डिवाइडर की सहायता से अप्लाई करेंगे तो इस प्लेट P2 पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे घटती जाएगी। हम प्लेट P2 पर अंत में क्या होगा, एक ऐसा प्लेट P2 पर आप ऋण विभव अप्लाई कर सकते हो प्लेट P1 के सापेक्ष जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर नहीं पहुंचेगा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट शून्य हो जाएगी। प्लेट P2 पर प्लेट P1 के सापेक्ष जो नेगेटिव पोटेंशियल इस समय लगा होगा उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, संस्तब्ध विभव। जो कट ऑफ पोटेंशियल है उससे उस पर क्या होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन भी रोका जाता है, रुक जाता है, प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। तो कट ऑफ पोटेंशियल से हम उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कट ऑफ पोटेंशियल ज्ञात हो तो हम उस जो इस प्लेट P1 से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कट ऑफ पोटेंशियल है V0, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा K मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0 होगी।
क्योंकि आपने पढ़ा है V वोल्ट विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस पर Q कोई चार्ज है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है K इज टू QV होती है। तो EV0 यानी कट ऑफ पोटेंशियल से हम क्या करेंगे, जो उत्सर्जित होने वाले प्लेट P1 से जो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब निरोधी विभव पर हम इस प्लेट P1 पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की अगर इंटेंसिटी बढ़ा भी देते हैं तो भी प्रकाश वैद्युत धारा प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं लाइट, उसकी इंटेंसिटी पर जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी डिपेंड नहीं करती है। अब उसके बाद यदि हम इस प्लेट P1 पर पहले से, इसका मतलब एक ग्राफ भी खींचा जा सकता है किसके बीच में, यानी निरोधी विभव इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी अगर दुगनी भी कर दें, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वही रहेगा। तो हम जो है पोटेंशियल जो इस पर अप्लाई है, किस पर, प्लेट P2 पर, और जो करंट है उसके बीच में अगर ग्राफ भी खींचे तो ग्राफ इस तरह से, जैसे इंटेंसिटी I पर इस तरह से आया, 2I पर डबल हो गया, करंट दुगनी हो गई, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो एक ही होगा। इंटेंसिटी अगर दुगनी भी कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें वही प्राप्त होगा। इधर जो है नेगेटिव वैल्यू होगी पोटेंशियल की, इधर पॉजिटिव होगी। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो B0 ही हमें मिलेगा दोनों ही केसेस में। इंटेंसिटी हमने दुगनी कर दी तब भी। अब हम जो है इस प्लेट P1 पर, उन्होंने जो रिजल्ट्स देखे, हर्ट्ज और लेनार्ड और विल्सन ने, उन्होंने इस प्लेट P1 पर पहले से उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो देखा प्रकाश वैद्युत धारा फिर बहने लगी पर्वत में। प्लेट P2 पर इस पोटेंशियल डिवाइडर के द्वारा फिर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो एक पहले की अपेक्षा उच्च स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लेट P2 के लिए ज्ञात हुआ, जिस पर कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो गया। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी जितनी ऊंची होगी, निरोधी विभव का मान यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान उतना ही अधिक होगा, अर्थात उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो ये निष्कर्ष मिला कि उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, जो फ्रीक्वेंसी है उस पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, इंसिडेंट होने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो ग्राफ अगर खींचा जाए किसके बीच में, इंटेंसिटी जो I करंट है और किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, तो इधर हम धारा दिखा रहे हैं। तो धारा ये I होगी, I होगी ये। तो ये देखा गया कि एक
निश्चित इंटेंसिटी की लाइट के लिए अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान भी बढ़ जाता है। जैसे ये V0 पहले V01 है और ये V02 है। ये ν1 के लिए है, ν1 फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये ν2 फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ν2 का मान ν1 से ज्यादा होगा तो आप देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही निगेटिव मान उसका बढ़ता जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हम जितनी बढ़ाते हैं, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ती जाती है। अब उसके बाद जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा, यानी प्लेट P1 पर विभिन्न फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की और एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को मापा और उनके बीच में जो ग्राफ खींचा गया वो इस तरह से प्राप्त हुआ। इधर हम K मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी और जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की गई, तो ग्राफ इस तरह से प्राप्त हुआ। यानी ये निष्कर्ष निकला इसमें कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए एक आवश्यक होती है, उसे एक नाम दिया गया देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश वैद्युत यानी आपतित प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति है जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक है। इसके बीच में आपने देखा ग्राफ खींचने से ये निष्कर्ष निकल के आया। विभिन्न आवृत्ति का प्रकाश मेटल पर डाला और जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को कैलकुलेट किया गया तो उसके बीच में इस तरह से ग्राफ आया। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट यहां निकल कर आया। देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए आवश्यक है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसका नाम देहली आवृत्ति क्यों रखा गया इसको समझिए। देखिए घरों में प्रायः झगड़े होते हैं, कहते हैं खबरदार मेरे घर की दहलीज पे पैर रखा, क्योंकि घर की दहलीज के अंदर कोई भी होता है तो दहलीज को पार करके अंदर आता है तो घर के अंदर माना जाता है, दहलीज से बाहर होता है घर के बाहर माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर कक्षा की दहलीज पे बैठा है, सही है। तो ये इसलिए यहां पर ये देहली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। धन्यवाद।